चुनकर आए और तब से लगातार चौथी बार ऋषिकेश से चुनाव जीत रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। और अब मेरे सहयोगी कुंदन, आप भी प्लीज मंच पर आएं, जो इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे मेरे साथ, और देवभूमि को लेकर, वित्त विभाग को लेकर, और वो तमाम विभाग, चाहे वित्त, संसदीय, शहरी विकास और आवास मंत्री, चूंकि वो खुद हैं, तो उनके तमाम विभागों को लेकर चर्चा के पहलू को आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू यू कुंदन। थैंक यू आकांक्षा। तो हमारे बीच प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। सबसे महत्वपूर्ण आप कहें तो वित्त विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, आप वो संभालते हैं, उत्तराखंड का वित्त विभाग आपके पास है। तो सर, सबसे पहले बजट से शुरुआत कर लेते हैं। इस बार भी बजट का साइज आपने 12,000 करोड़ ऊपर कर दिया। बहुत बड़ा बजट लगातार होता जा रहा है। सबसे पहले बजट को हम समझ लेते हैं, तो फिर आगे बाकी जो विभाग हैं, आपकी जो योजना है, जो विजन है वित्त विभाग का, आपके पास जो विभाग है उनकी योजनाओं का भी हम जिक्र करेंगे। तो बजट को किस तौर पर आप देखें, और बजट को बनाते वक्त, फ्रेम करते वक्त क्या आपके जहन में था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, और जी टीवी ने जिस प्रकार से विकास की देवभूमि नाम से एक कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं आपका साधुवाद कर रहा हूँ। बल्कि मैं दूसरे शब्द इस्तेमाल करूँगा, मैं कहूँगा देवभूमि का विकास, उस नाते मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जी जी जी। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि जो बजट की आपने बात की है, देखिए आज हमारे उत्तराखंड को बने 24 साल हो गए हैं। बिल्कुल। और मुझे याद है कि जब ये उत्तराखंड बना था, और उस समय नया उत्तराखंड था, पहला जब बजट प्रस्तुत किया गया था, उसका बजट का आकार था 10 करोड़ रुपया। हाँ बिल्कुल। यदि आपको याद हो। और आज हमने जो बजट दिया है वो लगभग दिया है 83,000 करोड़ से ऊपर का हमने बजट दिया है। बिल्कुल। तो आप ये समझिए कि आज हम 24 साल में इस स्थिति में तो हैं कि हमने अपने विभिन्न माध्यमों से, जो हमारा चाहे राजस्व हो, चाहे हम विभिन्न माध्यमों से अपने इनकम को, सोर्स को हम बढ़ाते हैं, तो आज हम इस साइज़ का बजट तो हमने दिया है। और इस बजट को बनाते हुए हमने एक बहुत जो दिमाग में हमने रखा, इस बार माननीय मोदी जी ने एक विषय जो रखा था, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जी। और जिस प्रकार से, हाल तो अब तो चुनाव है, लेकिन चुनाव से बहुत पहले उन्होंने कहा था कि लोग जातियों के आधार पे बांटने का काम देश के अंदर कुछ लोग करते हैं। लेकिन उन्होंने उस समय कहा था कि मेरे सामने 4 जातियां हैं। जी। 4 जातियों को उन्होंने परिभाषित किया, और एक शब्द में कहूँ तो ज्ञान, ज्ञान शब्द उन्होंने दिया, उसको आधारित हमने ये बजट दिया है। और ज्ञान को यदि मैं अपने शब्दों में बोलूँ, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता यानी किसान, और एन फॉर नारी। तो हमने ये बजट भी उन 4 लोगों को फोकस करते हुए बनाया है। जी बिल्कुल। तो इस स्थिति में मुझे खुशी है कि हमारा ये बजट, आज हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं ऐसा भी मान के चलता हूँ कि खाली हम ज्ञान यानी कि इन 4 बिंदुओं पे नहीं, हम समग्र उत्तराखंड का विकास हो, उसको फोकस करते हुए हम लोग अपना बजट प्रस्तुत करते हैं। सर, लेकिन खास तौर पर अगर इस बजट पर हम फोकस करें, तो आपका जो मेन मोटिव रहा वो स्टार्टअप्स को लेकर भी रहा, रोजगार पर भी आपका खासा फोकस रहा। ग्राउंड की बात की जाए तो ग्राउंड पर कैसे आप इस पर काम कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको यदि इसको थोड़ा सा यदि डिटेल में बताना चाहूँ, देखिए कोशिश करते हैं हम लोग सभी का विकास हो, और हम लोग तो एक मूल मंत्र के साथ चलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये माननीय मोदी जी ने जो हमें मूल मंत्र दिया था, हमारी सरकार उसी को आगे बढ़ा रही है, उसी दिशा में काम कर रही है। अब स्टार्टअप और ये सारी चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन जो फोकस हमने किया, मान लिया मैं जी फॉर गरीब की बात कर रहा हूँ, तो हमने समाज कल्याण के जो विभिन्न पेंशन की योजनाएं हैं, उसमें हमने इसी बजट में 1783 करोड़ का प्रावधान किया है। 1783 करोड़ का। अन्नपूर्ति योजना अंतर्गत 600 करोड़ का प्रावधान किया है। ऐसी है जो हमारे यहाँ आवास बन रहे हैं अनुदान, उसमें 83 करोड़ का प्रावधान किया है। जो हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बढ़िया घोषणा की थी, जो हमारे अंत्योदय में लोग हैं, ऐसे लगभग 1,75,000 ऐसे परिवार हैं जो अंत्योदय योजना के अंतर्गत आते हैं। उनको 3 साल में 3 बार उनका गैस सिलेंडर भराने का भी हम लोग उनके लिए योजना हमने शुरू की थी।
उसके लिए हमने इस बजट में 55 करोड़ का प्रावधान किया है। जो सस्ती दर पे हम नमक प्रोवाइड करते हैं उसमें 34 करोड़ का प्रावधान किया है। राज्य खाद्यान्न अंतर्गत 20 करोड़ का प्रावधान किया है। ऐसे हमने युवाओं के बारे में बातचीत की है। युवाओं को भी हम लोग इसमें फोकस कर रहे हैं। अब आप देखिए कि जो हमारे यहाँ पहली बार इस उत्तराखंड के अंदर 38वां राष्ट्रीय खेल हो रहा है जी। और ये युवाओं को ही केंद्रित कह सकते हैं हम लोग। पूरे देश भर के हमारे खिलाड़ी युवा सब इसमें सम्मिलित होंगे। तो 250 करोड़ का प्रावधान भी उनके लिए हमने इस बजट में किया है। ऐसी यदि हम बात करें खेल महाकुंभ की, क्योंकि हम हर वर्ष खेल महाकुंभ करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के युवा आगे बढ़ें। और शायद आपको जानकारी होगी कि अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने जब से उन्होंने, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे एशियाड हो, या कोई भी ऐसी प्रतियोगिता, बड़ी प्रतियोगिता हुई होगी, कंपटीशन हुए होंगे, तो माननीय मोदी जी का एक विशेष लगाव खेल और खिलाड़ी के प्रति रहा है। वो जो जीतने वाला है उसको तो प्रोत्साहित करते ही हैं, किसी कारण से कोई रह भी जाता है तो उसको भी प्रोत्साहित करते हैं। पिछले दिनों जो ओलंपिक में जो लोग रह गए थे उनको भी उन्होंने प्रोत्साहित किया। क्रिकेट की टीम जीते जीते रह गई, उसको भी उन्होंने, हालांकि जो खिलाड़ी थे वो संकोच कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनको भी प्रोत्साहित किया। तो इस प्रकार से हम लोग कोशिश करते हैं कि खेल के महाकुंभ हम अपने इस प्रदेश के अंदर करें। तो 27 करोड़ का प्रावधान भी हमने उस महाकुंभ के लिए किया। यानी कि मैं कहूँ तो ये सारी लिस्ट मेरे पास है, आपका समय ज़्यादा नहीं मैं लेना चाहूँगा। और इसी प्रकार हमने कोशिश की है, क्योंकि मैं डिटेल में जाऊँगा आपका समय ज़्यादा लगेगा तो मैं अन्नदाताओं की बात कर रहा था। आज हम लोग जो दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना है, उसके लिए हमने 85 करोड़ का प्रावधान किया है। और हमारा प्रदेश, मुझे जहाँ तक लगता है, पहला प्रदेश है जिन्होंने 5 लाख रुपए तक का ऋण किसानों को फ्री में, यानी बिना ब्याज के, उनको देने का हम लोग काम कर रहे हैं। और ये वो रकम है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो दे रहे हैं, 6,000 रुपया प्रति साल, ये उसके अतिरिक्त है। इसके साथ साथ किसान पेंशन के अंतर्गत हम 46 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। अब की बार हमने मिशन एप्पल का भी इसमें हमने 35 करोड़ का प्रावधान किया। यानी कि हमने इस प्रकार से अनेकों योजनाओं में किसानों को भी देने का काम किया है। सर, ऋण का जिक्र किया आपने, तो ऋण की बात अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी थे और हमारे एडिटर रमेश चंद्रा जी ने एक सवाल पूछा कि कर्ज जो है वो 80,000 करोड़ से ज़्यादा उत्तराखंड पर हो गया। हालांकि विकास की योजनाओं के लिए कर्ज लिया गया है। इसे वित्त मंत्री के तौर पर इसे कम करने का क्या प्लानिंग है, क्या विजन है, और क्या ये बढ़ रहा है या एक जगह पर जाके स्थिर हुआ है नई योजनाओं के लिए? देखिए, आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया है, लेकिन इसके लिए मैं एक आंकड़ा आपके पास लाया हूँ और वो आंकड़ा निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर करेगा। हमारे, यानी कि प्रदेश के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ, 1 अप्रैल 2018 जी, इस पे हमारे यहाँ 51,831 करोड़ का ऋण हमारे राज्य पे था। अगली बार 2019, यानी 1 अप्रैल की सारी बात कर रहा हूँ मैं, इसमें ये राशि 58,039 करोड़ रुपए हुई। यानी कि 6,208 करोड़ रुपये हमने ज़्यादा ऋण लिया। नेक्स्ट ईयर 65,982 करोड़, और उसी प्रकार इसमें जो वृद्धि हुई अगले साल, पिछले साल से, वो 7,943 करोड़ की वृद्धि हुई। अगले साल हमने लिया 73,751 करोड़ रुपया, जिसमें 7,769 करोड़ की फिर वृद्धि होती है नेक्स्ट ईयर, पिछले साल से। जी बिल्कुल। फिर 22 में हमने लिया 77,024 करोड़। और ये यहाँ पे आप थोड़ा सा महसूस करेंगे कि 2022 में मैं वित्त मंत्री के नाते मैंने कार्यभार संभाला था। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जो पिछले वर्ष से जो हमने वृद्धि हुई है वो हुई है मात्र 3,273 करोड़। जी, एक ट्रेंड लगभग 6,500-7 हज़ार करोड़ का चल रहा था, इसमें मात्र वृद्धि हुई है 3,273 करोड़, यानी पहले से कम। जी बिल्कुल। और फिर 2023 की मैं बात करूं, हमने लिया 78,509 करोड़, और इसमें वृद्धि कितनी हुई आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन, इसमें मैं कह सकता हूं सिर्फ 1,485 करोड़ का हमने ज़्यादा ऋण लिया, यानी 1,485 करोड़ मात्र, 1,485 करोड़। ठीक है, अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं,
हमारे यहाँ ज़्यादातर ये कहा जाता है कि आप ऋण ले रहे हैं, लेकिन ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जो हमने ऋण लिया उस ऋण की अदायगी का भी यदि दौर आता है तो उसके लिए भी हम चुकाने का काम करते हैं, और जो हमने ऋण लिया उसके ब्याज को भी हम चुकाने का इस दौरान काम करते हैं। तो इस बार हमने जो ऋण लिया उसमें पिछले जो हमने ऋण लिया था उसके ब्याज को अदायगी करने का काम भी इस दौरान किया, यानी कि यदि हम कहें तो ऋण हमने उस अनुपात में कम लिया है। सर, चूंकि आप ऋषिकेश से लगातार विधायक भी हैं और 4 धाम यात्रा चल रही है, थोड़ा सा और कुछ मुद्दों पर भी बात करते हैं। तो अभी ऋषिकेश को लेकर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अभी जैसे ही श्रद्धालु एंट्री कर रहे हैं तो भीड़ ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। अभी भी कुछ ऐसी तस्वीरें हमने देखी पिछले कुछ दिनों में, तो इसको लेकर क्या आपका प्लान है, क्योंकि आप स्थानीय विधायक भी हैं वहां से, और माँ गंगा को लेकर आपका क्या प्लान है? देखिए, 2 सवाल आपके, मैं दोनों सवालों का विस्तार से जवाब दूंगा। पहला तो यह है कि 4 धाम यात्रा, आप जानते हैं 2013 में इस केदारनाथ की बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, हजारों लोग काल कल्पित हुए थे। आज दुनिया में नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। वो एक ऐसा मंजर था कि लोग कल्पना नहीं करते थे कभी 4 धाम यात्रा भी शुरू होगी। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि 2013 में मैं विधायक था ऋषिकेश से, और संयोग से यहाँ कांग्रेसी सरकार थी, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मुझे याद है कि उन्होंने एक प्रस्ताव रखा था कि मैं इस केदारनाथ को पुनर्निर्माण के लिए कुछ सहयोग कर सकता हूँ। हालांकि यहाँ की सरकार के द्वारा मना किया गया, वो विषय लंबा हो जाएगा, उस पर मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन मुझे याद है कि उस समय जिस एयरपोर्ट, आज जो जॉली ग्रांट का एयरपोर्ट है, क्योंकि मैं ऋषिकेश आज रहता हूँ, उससे पहले मैं डोयला रहता था। डोयला से जॉली ग्रांट की दूरी 3-4 किलोमीटर के लगभग, काफ़ी आना जाना हमारा रहता था। तो उस समय एक छोटा हवाई पट्टी होती थी, जो आज विस्तारीकरण जिसका हो चुका है। उस हवाई पट्टी पे वहाँ के जो लोग जिनकी बॉडी मिल रही थी, उनके शव आ रहे थे, पूरे देश भर के लोग, उनके जो परिवारजन थे वो वहाँ पे थे। तो मुझे वो सीन आज भी याद आता है कि उस समय मोदी जी वहाँ पहुँचे थे और मैं वहाँ पे था, और मुझे उस टाइम का वो मंजर भी याद है कि उस समय जो लोग, जिनके लोग दुनिया में नहीं थे, उनकी बॉडी लेने के लिए आए थे, वो लोग एक नारा लगा रहे थे, मोदी मोदी मोदी। यानी कि 2013 की बात कर रहा हूँ मैं, हालांकि प्रधानमंत्री 2014 में बने। लोगों की भावना तब से उनके साथ जुड़ी हुई है। और मैं चूंकि उस कार्यक्रम का ही संचालन मैं कर रहा था, यानी कि एक टेम्परेरी अरेंजमेंट हमने किया था, और उसमें माननीय मोदी जी ने हल्का सा संबोधन भी किया था। और उस समय लगता नहीं था कि 2013 के बाद ये यात्रा प्रारंभ होगी। लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ, माननीय मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं, और केदारनाथ के लिए जो उन्होंने किया है, और मैं तो उनका हमेशा धन्यवाद कर रहा हूँ, इस देवभूमि से धन्यवाद कर रहा हूँ। और शायद आपको जानकारी भी होगी, और यहाँ जितने आपके दर्शक देख रहे हैं, यहाँ जो लोग यहाँ मौजूद हैं, ये पहले ऐसे व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं जो केदारनाथ में प्रधानमंत्री रहते 6 बार केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। 6 बार। कोई और प्रधानमंत्री आया कि नहीं आया मैं नहीं जानता, लेकिन 6 बार प्रधानमंत्री रहते दर्शन कर रहे हैं। तो ये उनकी भावना दर्शाती है केदारनाथ जी के प्रति। उसका उन्होंने पुनर्निर्माण किया, और उसके बाद जब वो केदारनाथ आए और वो केदारनाथ की गुफा में बैठे, तब से एकदम परिवर्तन आया हमारी इस यात्रा में। और आज मैं कह सकता हूं कि जो पिछली बार मैं बहुत पुराना, सारा मैं कहूँगा लंबा विषय होगा, लेकिन पिछली बार का यदि मैं रिकॉर्ड की बात करूं, सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 56 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री या श्रद्धालु इन 4 धाम की यात्राओं के दर्शन करते हैं। हमें उम्मीद थी इस बार उससे ज़्यादा होगा, हमने उस तरह से व्यवस्थाएं भी की। लेकिन इस बार तो मैं ये देख रहा हूं कि जन सैलाब उमड़ के आया है। हम बार बार कहते रहे कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत से लोगों ने कराया, 10 तारीख से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन खोलने का काम किया। अब आपने कहा मैं ऋषिकेश का रहने वाला हूं, मैं ये कह सकता हूं कि ऋषिकेश में कोई धर्मशाला, कोई होटल, यहां तक कि हमने स्कूल और दूसरे प्रांगण भी लिए, वो सारे पैक हैं। वो लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के बाद यहां पे पहुंचे, वो लोग जो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी पहुंचे। यानी कि हालत ये थी कि ऊपर जो हमारा 4 धाम है, जिसे आप यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के रूप में जानते हैं, वहां की कैरिंग कैपेसिटी, आप जानते हैं ये पहाड़ का एरिया है, वो लिमिटेड हो सकती है। आप मैदान का कोई तीर्थ स्थल हो, मैंने पहले भी कहा ये बात, मैदान का कोई भी तीर्थ स्थल हो, वहां कैरिंग कैपेसिटी के बारे में हम बहुत ज्यादा उसकी चर्चा नहीं कर सकते।
लेकिन पहाड़ की तो अपने आप में लिमिटेड है। आपने यमुनोत्री का सीन आपने ही दिखाया, आपके चैनल पे खूब चला। आप देखिए कि वहां जरा सा यदि और क्राउड हो जाएगा, हम व्यवस्थित करना भी चाहें और कोई भगदड़ मच जाए, उसका रिजल्ट क्या होगा? फिर आरोप सरकार पे लगेगा। हमने व्यवस्थित करने का काम किया। सब इधर कुछ अभी स्मूथ चल रहा है मंत्री नहीं, मैं आपकी पूरी बात का पूरा मैं 2 मिनट में सारा जवाब दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो हालत ये बनी कि हमें फिर व्यवस्थित करने के लिए, क्योंकि मैं ऋषिकेश भी मैंने वहां जाके देखा, जब मैं एक दिन वहां गया, और हालांकि ये बात ठीक है कि आचार संहिता लगी है, लेकिन दुख होता है कि जब इतनी भीड़ आती है और मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने को 12 बैठक के लिए अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं, और मैं ये अचानक गया वहां, मैं देखता हूं भीड़, और मेरे से रहा नहीं गया। मैं फिर वहां पहुंचा, अधिकारियों को निर्देशित किया, पानी की, रहने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं वहां पे हमारे द्वारा की गई। और आज स्थिति मैं कह सकता हूं ये है कि हालांकि जो यमुनोत्री और गंगोत्री का पहले आप सीन दिखा रहे थे, उससे आज हमने नियंत्रित किया है, और आज यात्रा बहुत स्मूथली चल रही है। और इधर जितने लोग ऋषिकेश या हरिद्वार में हैं, उनको हमने वहां पे रहने की, खाने की, चाय की, सब तरह की व्यवस्थाएं की हैं। जितने भी यात्री आए, प्रशासन की तरफ से की है, यहां तक कि हमारे एनजीओ की तरफ से हुई है, माता मंगला की तरफ से हुई है। परसों मेरा जन्मदिन था, मेरे जन्मदिन में कई लोगों ने वहां पे कड़ी चावल बांटने का काम किया है। कल परसों फिर जा रहा हूं, अपने कुछ एनजीओ वहां पे भोजन व्यवस्था कर रहे हैं, मैं खुद जाके वहां देख रहा हूं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पे होके आए, यानी कि अब हमने धीरे धीरे वहां से कुछ लोगों का टेम्परेरी उनका रजिस्ट्रेशन कराया, उनको भेज रहे हैं। अब यात्रा पहले से बहुत अच्छी चल रही है। जहां तक आपने गंगा जी के बारे में कहा, देखिए मैं जानता हूं कि इस दुनिया में कोई साक्षात देवी है तो वो मेरी मां गंगे। और गंगोत्री से, यानी कि पहाड़ के उस पहाड़ियों की हिचकोलो खाते हुए मैदान में कहीं आती है गंगा, तो मेरे ऋषिकेश में आती है। और वहां के बारे में मैं कह सकता हूं कि आज तो भगवान की कृपा से, और मैं कहूं तो माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से, गंगा जी के बारे में उनकी भी धारणा बहुत स्पष्ट है कि साफ सुथरी बहे और निरंतर बहे। इस तरह से वो गंगा आज बहुत साफ सुथरी बह रही है, बहुत अच्छे ढंग से बह रही है। मैं आपको एक छोटा सा एक बात मैं कहना चाहूँगा इस बीच में, कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक गंगा प्रकोष्ठ बना था, और उसका मैं राष्ट्रीय सह संयोजक था। यानी गंगोत्री से लेके और गंगा सागर तक 2525 किलोमीटर की यात्रा माँ गंगे तय करती है। जगह जगह हम लोगों ने उस समय अभियान लिया था, कार्यक्रम किए थे, बहुत सारे कार्यक्रम किए थे। लेकिन संयोग से इस बीच में मैं यहाँ विधायक बना, हालांकि उस समय विधायक था, लेकिन उसके बाद मैं एक थोड़ा सा लूंगा मैं आपका, कि मेरे ऋषिकेश में गंगा जी जब बहती थी, पहली बार जब मैं विधायक था, तो मेरा एक स्वभाव है कि मैं माँ गंगे के तट पे डेली जाता हूँ, गंगा आचमन करता हूँ, मौका आता है स्नान करता हूँ। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक बार मैं और मेरी पत्नी गंगा जी स्नान करने गए, तो मेरी पत्नी ने जो गंदगी बहते हुए देखी, ये पुरानी बात बता रहा हूँ, आज की नहीं, मोदी जी से पहले के टाइम, उस समय मेरी पत्नी ने कहा आज के बाद मैं गंगा स्नान नहीं करूंगी। मैंने भाई क्यों? कह रहा इतनी गंदगी, यानी सीवरेज का पानी सीधा गंगा जी में जाता था। और उस समय दूसरी बार का मैं विधायक था, माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, मंत्री प्रसाद नेथानी जी संबंधित मंत्री थे। मैंने एक सवाल उठाया था कि गंगा जी में जो सीवरेज बह रहा है आज की तारीख ऋषिकेश के अंदर, वो कब तक पूरा साफ होगा, यानी कब तक वो गंदगी उसमें जाती रहेगी। लंबा विषय नहीं करते हुए 1.25 घंटे मैंने उस क्वेश्चन पे बहस की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 बार 3 बार उठना पड़ा अपने जवाब देने के लिए, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं था। लास्ट में मैंने यही कहा कि ठीक है, आप नहीं कुछ करते हैं, एक दिन आएगा कि ये गंगा भी साफ होगी। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह रहा हूं कि नमामि गंगे के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री ने 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट, उन्होंने जो उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, उसके माध्यम से 158 करोड़ रुपया मेरे ऋषिकेश में लगा। आज एक एक नाला, गंदा नाला वो टैप हो गया है। आज मेरी माँ बहुत शुद्ध बह रही है, साफ सुथरी बह रही है, निर्मल बह रही है। तो माँ गंगा की बात हो गई, तो प्रभु श्री राम की बात भी कर लेते हैं। प्रभु श्री राम का मंदिर बना, और मैं ये सवाल इसलिए आपसे ले रहा हूं क्योंकि आप उत्तराखंड में जो भी सक्रिय नेता थे राम मंदिर आंदोलन के लिए, उनमें सबसे ऊपर आपका नाम आता है। आप जेल भी गए। मैं ये जानना चाहता हूं कितनी खुशी हुई, और क्या आपको लगता है कि राम मंदिर इस बार चुनावी कोई मुद्दा है और राम के नाम पर बीजेपी को वोट मिल रहा है? देखिए, जहां तक भगवान श्री राम की बात है, मुझे याद है 1986 की, और उस समय
एक अभियान चला था, राम ज्योति जगह जगह जानी थी, और हम लोग राम ज्योति लेके और गांव गांव घर घर हम जाते थे। तो आप यकीन करिएगा उस टाइम लोग हमारी मजाक उड़ाते थे। हमारी संख्या बहुत ज़्यादा हमारे साथ नहीं होती थी, हम 10-5 लोग जो हम कार्यकर्ता लोग जा रहे थे, हम लोगों को बताते कि राम ज्योति है, अयोध्या से आई है, इसके दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। लेकिन जनता को शायद बहुत ज़्यादा स्पष्टता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा। फिर रामशिलाएँ आई, रामशिला पूजन का कार्यक्रम हम लोगों द्वारा किया गया उसी दौर में, और घर घर हम अलग जगाने का काम करते थे। वो दौर ऐसा बढ़ता चला गया, मुझे आज भी याद है कि उस समय भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए, अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा, और हम नारा लगाया करते थे बहुत जोरों से कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और इस प्रकार के नारों के साथ साथ, इस नारे के साथ साथ बहुत से ऐसे नारे थे, अब वो लंबा विषय हो जाएगा। तो हमने उस समय के जो जगह जगह हम लोग यात्रा करते थे, लोगों के घरों में और उसमें जाते थे, कार्यक्रम करते थे। आज मैं आपको बता के बड़े अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि जब हम जगह जगह जाते थे, उस समय लोगों को हम लोग बोलते थे, मेरा जो उस समय का उद्बोधन होता था लोगों के अनुसार बहुत उत्तेजनात्मक और बहुत भावनात्मक उस टाइम होता था, और लोगों की मांग होती कि भी प्रेम अग्रवाल को बुलाइए, जगह जगह हमारे भाषण और वो होते थे। सर आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, क्या आपने कल्पना की थी कि इस तरह का राम मंदिर बनेगा, इतना भव्य और दिव्य इस तरह से विराजेंगे? मैं आप ही की बात पे ला रहा हूँ कि वो समय समय बढ़ा, और फिर मैं श्री राम कार्य सेवा समिति का जिले का संयोजक हुआ। जो आपने कहा कि उस समय फिर हमारी गिरफ्तारी हुई, सबसे ज़्यादा दिन टिहरी जेल में मैं रहा, और मेरा छोटा भाई गिरफ्तार हुआ, हम 3 भाई हैं, मेरा बड़ा भाई गिरफ्तार हुआ, मेरा ताऊ जी का लड़का गिरफ्तार हुआ। चूँकि मैं संघ पृष्ठभूमि का हूँ, मेरे पिताजी तहसील संचालक रहे हैं, वो भूमिगत हुए, मेरी माँ अयोध्या तक गई, और कल्पना नहीं की थी कि हम अयोध्या का भगवान श्री अयोध्या का मंदिर इस प्रकार से बनेगा। और मैं एक बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि इस समय कांग्रेस की सरकार आई और हमारी कैसे मजाक उड़ाते थे। हम बोलते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वो क्या बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये वो लोग जो हमारी मजाक उड़ाते थे। और जब ये भगवान श्री राम का मंदिर इस 22 जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार और माननीय प्रधानमंत्री जी की अहम भूमिका के बाद जब वो भगवान श्री राम का मंदिर बना, तो आपकी जानकारी में बता रहा हूं, कल्पना नहीं की थी। जिस समय वो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, मेरी आंखों पे आंसू आ रहे थे, खुशी के आंखों थे मेरी आंखों का। मेरा भाई जो जेल में गया, और आज मैं आपको आपके माध्यम से सबको बताना चाह रहा हूं, उसके मन की खुशी मैं बता नहीं सकता। 22 तारीख तक वो खुशी मनाता है और हजारों लोगों को दूध जलेबी खस्ता बांटने का काम करता है। 23 तारीख को वो एम्स में एडमिट होता है और 2 तारीख को उसका शरीर पूरा हो जाता है। अब आप अंदाज लगाइए, ये स्थिति हमारे परिवार की, यानी कि उस तक भावना थी, माँ जी हमारी वहीं पे। और ऐसी स्थिति में आज मैं कह सकता हूँ, जब 20 जनवरी को मैं अपने इस मंत्रिमंडल के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ भगवान श्री राम का मंदिर में उनके दर्शन करने गया, तो मैं कह सकता हूं कि आज पूरे देश के नहीं, विश्व के लाखों करोड़ों लोग आज उसके दर्शन कर चुके हैं। और जहां तक आपने कहा ये मुद्दा, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता, ये आस्था का मुद्दा है, ये संस्कार का मुद्दा है, संस्कृति का मुद्दा है। भगवान श्री राम जो अयोध्या में पैदा हुए, और हम उस समय भी कहा करते थे भगवान राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो क्या पाकिस्तान में बनेगा? जी बिल्कुल। आज ये स्थिति हमारी बनी है। और आप देखिए आज इतनी सनातन की संस्कृति की, सनातन की इतना प्रभाव बढ़ा है कि जहां विकास भी माननीय मोदी जी के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से हो रहा है, वहां सनातन और संस्कृति का भी विकास पूरे देश में आज हो रहा है। उज्जैन की बात करें, महाकाल की, हम वाराणसी की बात करें, हम केदारनाथ की बात करें, हम बद्रीनाथ की बात करें, या किसी भी धाम की बात करें, आज मंदिरों का भी विस्तार और उनका सौंदर्यीकरण हो रहा है, और उसके साथ साथ देश और देशवासियों में विकास भी हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद से यह देश विश्वगुरु था और आने वाले टाइम पे विश्वगुरु बनेगा। शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। तो देखिए, ये तमाम वो सवाल हैं उत्तराखंड को लेकर जिनका जवाब जरूर आप भी जानना चाहते होंगे। मैं अब मंच पर बुलाना चाहूंगी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर को, क्योंकि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी इस वक्त हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम सवालों का जवाब उन्होंने दिया और अपना कीमती वक्त हमें दिया है, उसके लिए जी मीडिया आपका बहुत शुक्रिया अदा करता है सर।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। लगातार चौथी बार ऋषिकेश से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते हैं और अब आने वाले टाइम को लेकर उनका विजन क्या है, चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारी और जिस तरह से बजट में बड़े बड़े दावे किए, जमीनी हकीकत किस तरह की है, इन सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश हमने की है। और अब